कहानी आधुनिक भारत की ये चल रही थी कि 1857 का विद्रोह हुआ, कंपनी पर्दे के पीछे चली गई, हिंदुस्तान के राजा महाराजा पर्दे के पीछे चले गए। अब हिंदुस्तान का शासन क्राउन के हाथ में आ गया, हिंदुस्तान का शासन क्राउन के हाथ में आ गया और यहीं से कहानी एकदम नई मोड़ लेना शुरू हो रही है। अब ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, इसे बड़ी आशा थी, बड़ा विश्वास था इसको ब्रिटेन के संविधान पर। ब्रिटेन के संविधान पर यह विश्वास था कि जिस दिन भी भारत ब्रिटेन के पार्लियामेंट के हाथ में आएगा तो हमें भी वही सारे अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटेन के लोगों को मिले हुए हैं। और जब पहला एक्ट आया 1858 तो थोड़ा सा निराशा हुई एजुकेटेड मिडिल क्लास को, क्योंकि वॉइसरॉय को कानून के अंतर्गत रखा गया कि वॉइसरॉय अगर हिंदुस्तान में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है और हिंदुस्तान का आदमी चाहे तो वॉइसरॉय के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। लेकिन साहब 1858, आज 2020 जब 80% लोग लिटरेट हैं और हिंदुस्तान आजाद है, तो एक कांस्टेबल के खिलाफ खड़े होने में आदमी को डर लगता है, एक दरोगे के खिलाफ आम आदमी को खड़े होने में डर लगता है। और 1858 कि आप वॉइसरॉय के खिलाफ केस दर्ज करें, वो संभव नहीं था जब 80% लोग अशिक्षित थे और देश गुलाम था। ये चीज थोड़ा सा आहत की लोगों को कि कुछ खास मिला नहीं हमें रिप्रेजेंटेशन के रूप में। खैर, बाय द वे दूसरा एक्ट आया 1861, विधायिका बनकर सामने आई, बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, लेजिस्लेचर, बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन 12 मेंबर सिर्फ लेजिस्लेचर में, इतने बड़े मुल्क में 12 मेंबर, वो भी नॉमिनेटेड 2 साल के लिए। और सबसे बड़ी बात कि लीगल कोई प्रावधान नहीं था भारतीयों को लेजिस्लेचर में जाने का। ये तो बहुत बड़ा सेटबैक था। तो वो जो 1861 का लेजिस्लेचर बना, वो लेजिस्लेचर कम किसी राजा का कोर्ट जाता था। इन दोनों अधिनियमों ने, एक्टों ने एजुकेटेड मिडिल क्लास को बहुत निराश किया और यहीं से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। और जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नारोजी, लंदन में बनाया उन्होंने, ब्रिटिश लोगों को अवगत कराने के लिए कि भारत की स्थिति क्या है। उन्हें लगता था कि ब्रिटेन के लोग बहुत ही संविधान प्रिय लोग हैं, प्रजातांत्रिक लोग हैं, और जब उन्हें इस देश की स्थिति के बारे में पता चलेगा तो शायद देश सीधे धीरे धीरे अच्छी दिशा में बढ़ेगा। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना और दादा भाई नारोजी ने बनाया। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया। वहां लेबर पार्टी से चुनाव लड़े वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गए कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट को हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बताया जा सके। अब 1870s के बाद ब्रिटेन के सामने दो चुनौतियां आ गई। वो बेताब फिल्म का एक गाना था, अंदर भी तूफान बाहर भी तूफान, और बीच के 2 तूफानों में शीशे का मकान। तो अंदर भी तूफान, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत भारत में, बाहर भी तूफान, इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। समझिएगा दोनों तूफानों को। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, और ये अंदर का तूफान, और बाहर का तूफान नए औद्योगिकृत मुल्कों का उदय। 1870s के बाद इटली, जर्मनी, और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन को 2 चीज चाहिए, उसके बिना इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन रह ही नहीं सकता, एक मार्केट, एक रॉ मटेरियल। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन पैदा हुए तो एक्सपैंड करेंगे तो ब्रिटेन के कॉलोनियों पर खतरा होगा। अब ये 2 खतरा ब्रिटेन, जो चुनौतियां ब्रिटेन के सामने आई, एक भारत के अंदर पैदा हुआ राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा औद्योगिकृत राष्ट्र, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। अब इन दोनों खतरों को निपटने के लिए ब्रिटेन ने एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी को हिंदुस्तान भेजा, लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 तक हिंदुस्तान में रहा। लेकिन मैं आपसे कल भी कह रहा था कि कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो सम्राट अशोक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पढ़ने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती आपकी। लेकिन सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, समझने से। अब हिंदुस्तान की गद्दी पर जो भी बैठेगा
वो गुजरात जाएगा। दिल्ली की गद्दी पे जो बैठेगा वो गुजरात जाएगा। क्यों जाएगा गुजरात? क्योंकि गुजरात का कनेक्शन है सेंट्रल और वेस्ट एशिया के बंदरगाहों से। तो दिल्ली का राजा हमेशा गुजरात को कब्जा करने की कोशिश करेगा। और दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, डेजर्ट है, राजपूतों का इलाका है, लड़ना जानते हैं, लड़ना उनका शौक है, खेल है। और जब किसी चीज को आप खेल बना लेते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है। मजा आना चाहिए सर। अगर जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसमें मजा आना चाहिए। एक बार एक साहब आए वाजीराम में मुझसे पूछने के लिए कि सर कितने घंटे बैठ के पढ़े। तो मैंने पूछा गर्लफ्रेंड है? तो बोले कि गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मैंने कहा तो नहीं बताएंगे। तो जाकर उन्होंने शिकायत भी की मेरी मैनेजमेंट में कि आई टॉक टू मिस्टर Ahuja कि हाउ मच आवर्स टू सिट एंड स्टडी एंड ही वाज आस्किंग अबाउट गर्लफ्रेंड एंड आई एम नॉट हियर टू मेक अ गर्लफ्रेंड, माय फादर इज नॉट गिविंग मनी टू डू ऑल दीस थिंग्स। तो मैनेजमेंट को मिलाया कि यार बड़ा बढ़िया लड़का है, Ahuja जी ने बदतमीजी की इसके साथ। तो मैं बुलाया, उन्होंने कहा कि यार ये ऐसी उल्टे सीधी बातें क्यों की आपने लड़के से? अरे मैंने कहा साहब कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, मैं तो इससे एक ऐसी बात पूछ रहा था, मुझे कुछ बताना था इसे। तो मैंने कहा भैया पीछे बुद्धा गार्डन है, तलकटोरा स्टेडियम है करोल बाग में, जाके देखो वहां पेयर सुबह से लेके शाम तक बैठे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो लड़की का बाल पकड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, 12-14 घंटा बैठे हैं वहां। तो कोई नहीं पूछ रहा कितने घंटे बैठे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तुमको जिस चीज में भी सफलता चाहिए उसमें तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जहां भी तुम्हें सफल होना है वहां तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मजा जो है वो तुम्हारी कार्य क्षमता को तुरंत बढ़ा देगी। जहां भी तुम टाइम पूछ रहे हो और शेड्यूल बना रहे हो ना ना ना, तो हमारी बात चल रही थी कि दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है समझदारी। समझदारी बहुत बड़ी चीज है साहब। तो अकबर को जाना था। अब राजपूतों ने सबके लिए समस्या खड़ी की, इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, शेरशाह सूरी के लिए। अकबर आया, उसे भी गुजरात पर कब्जा करना था। राजपूतों ने फिर समस्या खड़ी की। उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये राजपूतों को क्या चाहिए? बोले साहब इन्हें 2 चीज चाहिए। बोले क्या? बोले साहब एक तो इन्हें सम्मान चाहिए। बोले दे दो, बोरे में भर के सम्मान दो, बोरा ले आओ और बोरे भर के सम्मान दो। और क्या चाहिए इनको? बोले साहब और इनको जो है ये लड़ाई करना चाहते हैं साहब। बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। मान सिंह को अपॉइंट किया कहा? काबुल। मान सिंह गवर्नर बने काबुल के। अब एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ अफगानी, दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अनारकली का डांस हो रहा है साहब। जब प्यार किया तो डरना क्या। इसको बोलते हैं समझदारी। इसकी राजपूत पॉलिसी पढ़िए, इसको बोलते हैं समझदारी। इसीलिए उसे इतिहास महान कहता है। लोग अपने दोस्त को नहीं यूज कर पाते, रिश्तेदारों को यूज नहीं कर पाते, पड़ोसियों को नहीं कर पाते, उसने अपने दुश्मन को कर लिया। जो आदमी अपने उद्देश्य के लिए अपने दुश्मन को यूज कर ले, इतिहास उसे महान कहेगा। यहाँ तो 98% लोग परेशान है कि हमारे दोस्त परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। औरंगजेब को यह बात समझ में नहीं आई। जो दिल्ली में बैठेगा उसे साउथ इंडिया जाना है, मसाले का भंडार है साउथ इंडिया। और दिल्ली और साउथ इंडिया के बीच क्या है? डेक्कन। आप लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत मेरे भाइयों को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये साउथ इंडिया। और बीच में है डेक्कन। अब डेक्कन जो है ये आप इस हिस्ट्री को 3 में डिवाइड कर लीजिए, नॉर्थ इंडियन, डेक्कन और साउथ इंडियन। डेक्कन इज अ चेन। अब डेक्कन का जो राजा है वो चाहता है कि नॉर्थ इंडिया वाला साउथ ना जाए, साउथ इंडिया वाला नॉर्थ ना जाए। मैं कनेक्टिंग लिंक बंद कर रहा हूं तो ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। और इस मामले में सबसे ज्यादा सफल कौन हुआ? मराठास। मैं आऊंगा मेडिवल इंडिया तो आपको समझाऊंगा उस कहानी को। सातवाहना भी उतना सफल नहीं हो पाए, वाकाटक नहीं हो पाए, और बहमनी वगैरह तो खैर विजयनगर वगैरह ये सब उसी कड़ी में बने हैं किंगडम्स। तो अब जो दिल्ली में बैठेगा वो साउथ इंडिया जाएगा। दिल्ली और साउथ इंडिया के बीच में कौन है? मराठास। उनको भी लड़ने का शौक है। लेकिन जो बात औरंगजेब समझा, जो बात और अकबर को समझ में आई, वो बात औरंगजेब को समझ में नहीं है। अगर औरंगजेब ने वही काम जो राजपूतों के साथ अकबर ने किया था मराठों के साथ औरंगजेब कर लेता, अरे साहब औरंगजेब का कब्जा रशिया तक होता।
भाई राजपूत लड़ाकू कौम, सिख लड़ाकू कौम, मराठा, ये सब अगर आपके साथ होते पूरे एशिया पर आपका कब्जा। ये होती समझदारी। सिर्फ नॉलेज से हर काम नहीं चलता। लिप्टन आया इंडिया, बहुत पढ़ा लिखा आदमी साहब, आलिम आदमी, बहुत पढ़ा लिखा। अब मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रायोरिटी पॉलिसीज विल डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। अब लिप्टन की प्रायोरिटी क्या है? 2 चुनौतियों से निपटना। पहली चुनौती राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। दूसरी चुनौती एमर्जिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। अब साहब इन्होंने काम करना शुरू किया दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए। अब इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए जो ये काम कर रहे हैं उस पर गौर करिएगा। पहला काम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब आपने किसी बच्चे को एक तमाचा मारा, वो रोने लगा, आपने कहा रोगे तो और मारेंगे, रोने दो, भड़ास निकालने दो। विलियम बैंटिक ने न्यूज़पेपर को क्या कहा? सेफ्टी वॉल। तो जब आप किसी को परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और वो अखबार में आर्टिकल निकल रहा है, तो कुछ तो भड़ास उसकी निकल रही है। अब आपने लड़के को तमाचा मारा, लड़का रोने लगा, आपने उसे फिर मारा कि रोगे तो और मारेंगे। उसने आपका आईफोन 11 उठाया और 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और आपकी तरफ पलटकर मुस्कुरा रहा है कि मारो। पहला काम जो लिप्टन ने किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो देशी भाषा के समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जिन चिमनियों से धुआं निकल रहा था, दर्द निकल रहा था, उसके ऊपर पत्थर रख दिया। इसी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि एक तो हम वैसे ही परेशान है और ऊपर से आकाश से वज्रपात हो रही है, लिखने तो दो भाई। व्हाट इज अ न्यूज़पेपर? व्हाट इज प्रेस? प्रेस इज अ मीडियम व्हिच इन्फॉर्म्स द पीपल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेस का काम क्या है? कि सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराए और फिर जनता के रिएक्शन को सरकार को बताए। इसीलिए उसे सेफ्टी वॉल आ गया। भाई ने उस पर बर्तन लगा दिया। कौन दुखी हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास दुखी हुआ। दूसरा इन्होंने क्या किया? आर्म्स एक्ट। परेशान कौन था? हिंदुस्तानी। रो कौन रहा था? हिंदुस्तानी। इन्होंने कहा हिंदुस्तानियों को आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस चाहिए, यूरोपियन बिना लाइसेंस के रहेंगे। यानी डकैत जो है, जो रॉबरी कर रहे हैं, उनको लाइसेंस रखने की कोई जरूरत नहीं, आम आदमी को लाइसेंस। इससे कौन दुखी हुआ? हिंदुस्तान का प्रॉस्परस सेक्शन। तीसरा काम इन्होंने किया, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। अब समझिएगा इस बात को, इंपोर्ट ड्यूटी का खेल। 1850s के बाद से इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। कल मैंने आपसे कहा 1854 कॉटन इंडस्ट्रीज। अब साहब भारत का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850s के बाद शुरू हुआ वो इन्फेंट है, उसको सरकार का समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब सरकार का समर्थन और सपोर्ट मिलने के बजाय इन्होंने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी तो भारत जो है विदेशी मालों से भर गया। कौन दुखी हुआ? इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्शन। 3 लोगों को दिखो किया इसने, इंटेलेक्चुअल सेक्शन को किया, प्रॉस्परस सेक्शन को किया, इंडस्ट्रियलिस्टों को किया। फिर ये पलटा किसकी तरफ? आम आदमी की तरफ। फाइमाइन, अकाल पड़ा हुआ था देश में, इसी ने अपॉइंट किया स्टाची कमीशन, लिप्टन ने। और कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि लोगों की हालत बहुत खराब है एंड स्टेट शुड गिव इमीडिएट हेल्प टू द पीपल। मतलब लोगों को सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए। इसने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हैज नो फंड्स। चलो ठीक है भाई, सरकार के पास पैसा नहीं, लेकिन एक तरफ ये कह रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं, दूसरी तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन, कैसर हिंद टू क्वीन विक्टोरिया, और जबरदस्त पैसा लुटाया गया भाई साहब उसके ऊपर। इससे कौन दुखी हुआ? आम आदमी दुखी हुआ। अब 4 लोग दुखी हो चुके हैं। इंटेलेक्चुअल सेक्शन दुखी हो चुका है, प्रॉस्परस सेक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्शन, आम आदमी। फिर ये पलटा, इसने 5वां काम किया, सिविल सर्विस। मौर्यकाल से आज तक मिडिल क्लास का जो सपना है, मिडिल क्लास का, वो है सिविल सर्विस। आज भी आप देखो, हर आदमी आईएएस बनना चाहता है। जो देखो बोरा वोरा उठाए दिल्ली की तरफ भागा चला रहा है। कहां जा रहे हो भैया? आईएएस बनने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बनिए, आईएएस बनने में क्या है। मिडिल क्लास के लिए सामाजिक स्तर को परिवर्तित करने का जो सबसे सरल रास्ता है वो है सिविल सर्विस। इसलिए सिविल सर्विस हमेशा से मध्यम वर्ग के लिए आकर्षण रहा है, हमेशा से। तो 1853 से सिविल सर्विस में एग्जामिनेशन शुरू हो गया था, लेकिन होता था लंदन में।
और अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी सिविल सर्विस परीक्षा की कि भारतीय उसमें जा ही ना पाए। 80% भारतीय गरीब, तो हर आदमी, अब लाल बहादुर शास्त्री नदी तैर करके स्कूल जाते थे, लेकिन साहब यहां तो 7 समुद्र तैर करके जाना है, वो हर आदमी के लिए संभव नहीं। दूसरी बात कि लैटिन वॉज कंपलसरी, यहां इंग्लिश बोलना हमारे लिए मुश्किल है, हम इंग्लिश बोलते हैं, मेजॉरिटी पीपल इंग्लिश। आई वॉज इन द मार्केट, तुम्हारी मम्मा मिल गई थी। आज 2020 में बहुत बहुसंख्यक पढ़ा लिखा तबका, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और तीसरी बात, हॉर्स राइडिंग वॉज कंपलसरी एंड हॉर्स इज नॉट द एनिमल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? हीरो होंडा स्प्लेंडर। हम 5 फीट 6 इंच 7 इंच के लोग, 5 फीट 5 इंच के लोग, और घोड़े पे बैठने के लिए इराकी अरबी लंबे लंबे लोग चाहिए घोड़े पे बैठने के लिए। अब हिंदुस्तानी को जब हॉर्स राइडिंग कराई जाएगी तो बैठने उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। सुरेंद्र बनर्जी इसी मुद्दे पर बाहर निकाले गए। 1853 में एग्जामिनेशन शुरू हुआ था सिविल सर्विसेज में, और पहला भारतीय जो आईसीएस बना वो था सत्येंद्रनाथ बनर्जी। किस ईयर में? 1864 में। इसने क्या किया? तो बहुसंख्यक भारतीय तो जा ही नहीं पा रहे थे अंदर। इसने क्या किया? लिट्टन ने सिविल सर्विस की एज लिमिट घटा दी। अब कौन दुखी हुआ? एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो 5 लोग इससे दुखी हो चुके हैं: इंटेलेक्चुअल क्लास, प्रॉस्परस क्लास, इंडियन इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्शन, आम आदमी, एजुकेटेड मिडिल क्लास। और छठी गलती जो इसने किया, अफगानिस्तान शुरू से हमारा मित्र राष्ट्र रहा है आदिम काल से, और हमारी जो नेशनल फ्रंटियर है वो मानी जाती है काबुल, गजनी, गंधार और हेरात। और अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। टेरेन जो होता है, टेरेन, वो बहुत हद तक आदमी का कैरेक्टर डिफाइन होना चाहिए। कल मैंने फिर आपसे कहा था। तो इसने मैसेज भेजा अफगानियों से कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि हम किसी की सुनते बनते नहीं, हम किसी से भी इंटरेक्शन करेंगे। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कर दिया इसने, हमला कर दिया अफगानिस्तान में। बहुत बुरी हार हुई हिंदुस्तानी सेना की। और ये आया था आग बुझाने, बिल्डिंग में आग लगी थी, आग बुझाने आया था। इसने क्या किया? CO2 का सिलेंडर खोलने के बजाय ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल दिया। हर सेक्शन, हर तबका हिंदुस्तान का इससे नाराज हो गया, हर आदमी दुखी। ये राष्ट्रीय आंदोलन को शांत करने आया था, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को भड़का दिया। अरे अंग्रेजों ने कहा मारो 2 हाथ इसको, मार वापस बुलाओ इसको। और 1880 में लिट्टन को वापस बुला लिया गया, और लिट्टन के बाद भेजा गया रिपन को, देख भाई आग भड़क चुकी है और तू जा आग को शांत करने के लिए। तो अब इस बैकग्राउंड में रिपन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप इस बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कि लिट्टन आया था आग को शांत करने के लिए, उसने भड़का दिया, और जब उसने भड़का दिया तो रिपन आ रहा है उस आग को शांत करने के लिए। तो जख्म किसने दिया? लिट्टन ने। मलहम कौन लगाया? रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसने अमेंड कर दिया रिपन ने। उसने कहा आप लिखो जो कुछ लिखना चाहते हो, आप बिल्कुल लिखो, बट वॉट एवर विल बी रिटन अबाउट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के अफसर जो है उसे एडिट करेंगे। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म नहीं किया, उसने कहा नहीं चलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ भी अगर सरकार के बारे में लिखते हो तो हम एडिट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर उसे एडिट करेंगे, फिर आप उसे बाहर भेजो। ये पहला काम किया उसने। दूसरा काम उसने सॉल्ट ड्यूटी। आम आदमी को क्या चाहिए? अभी देखिए चारों तरफ बंदी चल रही है, तो लोग अपील कर रहे हैं सरकार से कि साहब EMI आगे बढ़ा दो, साहब स्कूल की फीस माफ करवा दो, साहब स्कूल की फीस 3 महीने आगे बढ़वा दो, साहब सब्जी सस्ता करवा दो। आम आदमी किस बात पे खुश है? हर आदमी, आम आदमी नहीं, हर आदमी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी चीज है उसका इंटरेस्ट है। जिंदगी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है इंटरेस्ट। आज आप चाहें तो चेक कर लें इस सिद्धांत को। आजकल मैं अपने पिताजी से, परिवार वालों से कह दे कि मुझे समझ में आ गया जिंदगी क्या है, वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, तो अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ। संभावना यह है कि बहुत मारे जाएंगे आप पटक कर घर में, और कोशिश की जाएगी आपको समझाने की 1-2 दिन, और अगर आप नहीं माने तो फिर तो बहुत गिरा कर मारे जाएंगे। सारा गेम इंटरेस्ट का है, इस संसार में सारा गेम इंटरेस्ट का है। जब तक आप लोगों के काम के हैं, आप अपने ही जीवन से देखिए। मैं अपने जीवन से इस चीज को चेक करता हूं कि जैसे मेरा गार्ड है यहाँ बिल्डिंग में, वो नीचे बैठता है, तो मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। बस ऐसे ही सबके साथ है।
इसलिए बहुत ताकतवर लोग हर आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहते। कि लोग कहते हैं ना, बड़े लोग बड़े घमंडी होते हैं और ये भाई साहब मंत्री हो गए और बात नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि ताकतवर आदमी अगर सबसे दोस्ती करने लगेगा, आम आदमी के साथ बैठने लगेगा, 24 घंटे तो काम लेके पहुंच जाएगा। इसलिए ब्यूरोक्रेटों को, मंत्रियों को, मिनिस्टरों को बड़ा अलग रखा जाता है समाज में कि तुमसे आप दूर ही रहो। तो इंटरेस्ट, अब आम आदमी दुखी है। अब रिपन ने अपने पहले स्टेप से क्या किया? किसको शांत किया? इंटेलेक्चुअल क्लास। दूसरा स्टेप उसका क्या है? सॉल्ट ड्यूटी, नमक। हिंदुस्तान में किसका कॉन्सेप्ट था? नमक हलाली का, चीनी हलाली का नहीं। हिंदुस्तान नमक की खदान है। आप देखो गुजरात से लेकर आसाम तक कोस्टल बेल्ट, और नमक सबकी आवश्यकता है, हर घर की आवश्यकता है। दवाई, खासकर महिलाओं की तो सबसे बड़ी दवाई है, लो बीपी में नमक ही काम करता है। और इतनी बड़ा रिसोर्स होने के बाद आजाद भारत तक नमक लग्जरी का आइटम था, क्योंकि उसका जो बनाना था वो सरकार की मोनोपोली थी। और हम तो इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश पीरियड में। आज भी टाटा नमक देश का नमक है, और एमएनसीज ने अपने हाथ में रख रखा है टाटा नमक देश का। और नमक बेचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं वो। नमक फ्री की चीज है सर, लेकिन टाटा नमक पहले ऐड करता था कि टाटा नमक आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन से गोइटर नहीं होता। तो हिंदुस्तानियों ने कहा नहीं नहीं, थोड़ी सी चौड़ी गर्दन होनी चाहिए, हो जाए गोइटर, कोई बात नहीं। तो लगा यार प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि आयोडीन से बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। उसके बाद तो हिंदुस्तान की माओ ने जो गिलास में आयोडीन मिला मिला पिलाना शुरू किया। सर आयोडीन से मेमोरी नहीं बढ़ेगी, इनको डोरेमोन से हटाओ। कि दिन भर टीवी पे बैठ के डोरेमोन देख रहे हैं, सुजुका के चक्कर में है, इसीलिए इनकी मेमोरी नहीं बढ़ रही है। सही कॉन्सेप्ट को लेकर आओ सामने सर। कल एक साहब ने, किसी ने मुझे फोन किया, कहा कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा नर्सरी में कितने लोग थे तुम्हारी क्लास में? कहा 47। हमने कहा याद तो है, नर्सरी कितने दिन पहले किए थे? और लड़कियां कितनी थी? बोले 13। हमने कहा नाम इतना कुछ याद है और बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट नहीं याद है? मन का काम है याद रखना, मन का काम है याद रखना। पर आप उस मन को किस चीज को याद रखने पर हैबिचुअल बना, हैबिचुअल आपको बनाना है। आप देखो, आपको बहुत सारी मूवियों की स्टोरी याद है। आप कुछ गांवों में देखिए, आप किसी को ले जाके नॉवेल दे दीजिए, इतनी मोटी मोटी नॉवेल, हजार हजार पेज की, लोग पढ़े हुए, दिन दिन भर खाना पानी, भूकंप आ गया, सांप काट लिया, कुत्ता आगे मुंह चाट रहा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े जा रहे भाई साहब। वही लोग 6th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा। माने एक बहुत अच्छा गुलाम हो सकता है, बशर्ते आप एक अच्छे मालिक बनने को तैयार हो। और मन को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है वो हिंदुस्तान जानता है। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पैदा हुआ वेस्ट में, तो अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। लेकिन हमने मन को बहुत पहले, हम वो मन को पढ़ाते हैं वेस्टर्न पीपल। एंड साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का बेटा है। और सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेटी। ये दो आधुनिक सब्जेक्ट हैं, एक साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजी। तो आम आदमी जो है, हर आदमी का इंटरेस्ट है, और आम आदमी के छोटे छोटे इंटरेस्ट है कि साहब बच्चे की फीस माफ हो जाए, सब्जी सस्ती हो जाए। तो रिपन ने दूसरा काम यह किया कि सॉल्ट ड्यूटी घटा दी। और जैसे ही सॉल्ट ड्यूटी घटाई, 1% घटाई, तो नमक की कीमतें बाजार में कम हो गई। आम आदमी बड़ा खुश हुआ। लिप्टन ने जिनको जिनको नाराज किया था, रिपन ने उन्हें खुशी किया। ये दोनों कनेक्ट करके चलिएगा कि लिप्टन ने जिनको जिनको नाराज किया, रिपन ने उन्हें खुशी किया। तो पहला खुशी किसको किया? इंटेलेक्चुअल क्लास को। दूसरा खुशी किसको किया? आम आदमी। तीसरा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जान। फादर ने तो पढ़ने के लिए मुझे कभी नहीं कहा, मेरी माता जी पढ़ी रहती थी मेरे पीछे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं बर्बाद हो जाओगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि पढ़ने से ज्यादा आप ध्यान दें अपनी समझदारी को बढ़ाने पर। पढ़ाई से भी जो महत्वपूर्ण चीज है वह तो शिक्षा, एजुकेशन, बहुत बड़ी चीज एजुकेशन। लेकिन शिक्षा, मैंने कहा ना कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य मेन, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें और सारे आश्रम सिस्टम को देखें, तो उनकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी अच्छी थी ऋषियों मुनियों। सब राजा बनते थे लड़के, क्योंकि वो पहला काम मन पर ही करते थे।
मैकाले से हमने मॉडर्न एजुकेशन तो ले ली, पर हमने मन को छोड़ दिया। आज हमारी मेजॉरिटी यूथ अच्छा जानती है, पर मन से बहुत कमजोर है सर। मैं तो देखता हूँ 20,000 के आसपास स्टूडेंट हमारे बाजीराव में होते हैं, और मैं देखता हूँ बच्चों को, नए नए लड़कों को रोते हुए, परेशान होते हुए। लड़ाई बड़ी है सर, और शुरुआती दौर किसी भी तैयारी का ऐसा होता है, आप किसी भी फील्ड में जाइए, तो किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं तो ये कंडीशन होती है। ये जो पहला फेज होता है ये चैलेंजिंग होता है सर। आप लॉयर बनने जाइए, 5 साल कोई आपसे बात नहीं करेगा। आप 22-23 साल में डॉक्टर हो गए और आपकी क्लिनिक में कोई आया, वो आप ही से पूछेगा कि भैया डॉक्टर साहब कहाँ है? क्योंकि डॉक्टर आदमी इमेजिन करके जाता है कि कोई बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा आदमी, 50 साल का आदमी, एक्सपीरियंस आदमी, अनुभव वाला आदमी। आपने कहा मैं ही डॉक्टर हूं, कहा अरे भैया ऐसे ही घूमने चले आए। तो रिपन ने एक बड़ा अच्छा काम किया, हंटर कमीशन 1882, टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास तो बड़ा खुश हो गया। उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा काम किया कि भारतीयों ने तो उसकी बड़ी वाहवाही करनी शुरू कर दी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारतीय क्या मांग रहे थे? हिस्सा मांग रहे थे कि साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमको भी हिस्सेदारी हो। उसने कहा ठीक है, पहले इनको नर्सरी में बुलाओ जी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ऑटोनॉमी दे दी कि आप लोग चलाइए। इससे कौन खुश हुआ? नेशनलिस्ट। तो लिट्टन ने सारे क्लास को दुखी किया और रिपन ने सारे क्लास को खुशी किया। दोनों कनेक्ट करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। और इसका पीरियड बड़ा फेमस पीरियड रहा। कांग्रेस के बर्थ में इसके पीरियड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर। बड़ी जबरदस्त घटना घटी इसके पीरियड में, और वो घटना थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अगर आप इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी नहीं जानते तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि कांग्रेस कैसे पैदा हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। इल्बर्ट साहब, अब हिंदुस्तान की जो न्यायिक व्यवस्था थी, जुडिशियल सिस्टम था, वो 1861 तक दो पार्ट में था। जो अर्बन एरियाज थे वहां ब्रिटिश लॉ चलते थे, जो रूरल एरियाज थे वहां इंडियन लॉ चलते थे। तो रूरल एरियाज में इंडियन जजेस को रखा जाता था, अर्बन एरियाज में ब्रिटिश जजों को रखा जाता था। लेकिन 1861 के बाद जब आईपीसी लागू हुई तो ये हुआ कि भाई कानून समान हो गया, लॉ तो इक्वल हो गया। तो 1861 के बाद लीगल यूनिफॉर्मिटी हो गई इंडिया में, और इसी बैकग्राउंड में, लीगल यूनिफॉर्मिटी के बैकग्राउंड में, बिहारीलाल गुप्ता लोअर कोर्ट के जज थे, उनको प्रमोट करके सेशन कोर्ट का जज बना दिया गया। जब वो सेशन कोर्ट के जज बने, प्रमोशन हुआ उनका, तब पर भी उनको अधिकार नहीं था कि वो किसी यूरोपियन कन्विक्ट पर निर्णय दे सके। प्रमोशन तो हुआ लेकिन ताकत नहीं बढ़ी। अब जैसे आप कांस्टेबल है, आपको ऐसा ही बना दिया गया, लेकिन आपकी पावर वही है कांस्टेबल वाली, आपको नई पावर नहीं मिली, आप प्रमोशन चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो बिहारीलाल गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा बंगाल के, साहब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रमोशन विदाउट इंक्रीजिंग द पावर? इस प्रमोशन की क्या जरूरत है सर अगर हमारी शक्ति नहीं बढ़ रही? उसने मुद्दे को आगे बढ़ा दिया। इल्बर्ट साहब लॉ मेंबर थे, वो इस तरह के काउंसिल को, उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, इंडियन जजेस को भी यूरोपियन कन्विक्ट को सुनने का अधिकार दिया जाता है। और जैसे ही ये इल्बर्ट बिल आया कि इंडियन जजेस को भी यूरोपियन कन्विक्ट पर निर्णय लेने का अधिकार, और भाई साहब तबाही मच गई। वजह क्या है तबाही की? सारे यूरोपियन एक हो गए। कोई भी शक्तिशाली आदमी कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर निर्णय उससे कमजोर आदमी दे। आप आईएएस हैं, आपकी बीवी आईपीएस, आप दोनों में झगड़ा हो गया और आपका ड्राइवर कह रहा है कि मैं फैसला दूंगा कौन सही है कौन गलत। आप तो काट डालेंगे उसको तुम्हें कि भाई तुम्हारी औकात है कि तुम फैसला दोगे। कोई भी ताकतवर आदमी कभी नहीं चाहता कि कोई कमजोर मेरा निर्णय करे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा जज किसको बनाया था? भगवान। जुडिशरी जो है, निर्णय देना, वो ताकतवर आदमी का काम है, ताकत का संबंध है। 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा संदेश हिंदुस्तानियों को क्या? कि यूनिटी, मिलकर रहना है।
तो हिंदुस्तानियों ने सोचा कि अगर यूरोपियंस यूनाइट होकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो 1883 में इल्बर्ट कंट्रोवर्सी और 1883 में नेशनल कन्वेंशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सारी पार्टियों को, जो स्टेट वाइज पार्टियां थी, इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, सबको इनवाइट करना शुरू किया कि आओ बैठकर बात करें। नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत हुई। अब जब नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ तो मीटिंग करने के लिए पैसा भी लगेगा। तो 1883 में नेशनल फंड बना। तीनों चीजों को जोड़िएगा, हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, नेशनल कन्वेंशन 1883, नेशनल फंड 1883। और इसी बैकग्राउंड में 1885 में बन गई कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका रही ह्यूम की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सिविल सर्वेंट था बंदा, हिंदुस्तान आया, यहां के संतों से टकरा गया, और यहां के संतों से जो भी टकराया वो बड़ा परेशान रहा। सिकंदर बड़ा परेशान रहा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत परेशान हुआ। अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया तो उसके गुरु ने उससे कहा था कि हिंदुस्तान जा रहे हो तो एक संत लेते आना। और पीछे तो इसीलिए मैंने लगा ही रखी फोटो कि आप जाने की ये ऊर्जा जो आप मेरे अंदर देख रहे हो यहीं से आ रही है। और हिंदुस्तान के संत बहुत महान है, उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं कि 2-4 लोग पकड़े गए हैं तो आपको 500 रुपए की नोट ही नकली मिलेगी, 150 रुपए की नकली नोट नहीं आती। जिसका असली होता है उसी का नकली भी होता है। तो हम नकली के डर से असली नोटों को फाड़ नहीं देते। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं कि अरे वो बाबा पकड़े गए, वो बाबा पकड़े गए होंगे। रावण भी बाबा के भेष में आया था, तो क्या लोगों ने बाबाओं पर भरोसा करना छोड़ दिया? ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा अच्छा है या गलत है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। आप जब बाबा से जाके कहते बाबा हमारे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा पैदा करा, तो ये बाबा का काम है, ये आपका काम है। आप पैदा करिए बच्चा, बाबा क्या करे उसमें? संत का काम है सद्बुद्धि देना, बस। ना वो पैसा दिला सकता है, ना वो बच्चा पैदा करा सकता है, ना वो आईएएस बना सकता है, वो दिशा दे सकता है। उसको दिशा मिल चुकी है, वो दिशा दे सकता है। वो गाड़ी नहीं खरीदवा सकता सर, उसका काम है दिशा देना, उसका काम है डायरेक्शन देना। और वो डायरेक्शन की इतनी कीमत है कि उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद आती रहती है। सिकंदर एक हिंदुस्तानी संत के चक्कर में ही मरा, दंडिन नाम था उनका। ये निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत परेशान किया। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। वो अपने आप को कहता था सिकंदर सानी, और था थोड़ा सा सनकी टाइप का आदमी। उसने कहा कि मोहम्मद साहब के 4 दोस्त थे, 4 मेरे भी हैं, तो मैं एक नया धर्म चलाऊंगा। और उसके दरबार के लोगों को पता था कि सनकी आदमी अगर ये धर्म चलाएगा तो ये मानेगा है नहीं, और फिर सबकी गर्दन पे तलवार लगा देगा। तो अमीर खुसरो उसके दरबार में थे, तो सरदारों ने कहा अमीर खुसरो की सरकार आप भी कुछ देखिए, कुछ करिए। तो अमीर खुसरो ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि सरकार ऐसा है कि यहीं दिल्ली में एक संत रहते हैं निजामुद्दीन औलिया, उनको लोग बहुत मानते हैं, तो अगर आप उनको बुला लें और वो आपकी बात मान लें तो फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आप धर्म शुरू करेंगे, लोग मान लेंगे। तो खुसरो ने कहा कि बुलवाइए उनको। कहा मैं आपका आदेश ले जाता हूं। तो अमीर खुसरो साहब निजामुद्दीन औलिया की, वो अलाउद्दीन खिलजी की आदेश लेकर खुसरो साहब के पास, उसके औलिया साहब के पास पहुंचे कि साहब खुसरो साहब, अलाउद्दीन ने आपको बुलाया। बोले कौन अलाउद्दीन? अरे बोले सुल्तान है। बोले सुल्तान तो हम ही हैं, तो ऊपर वाला ऊपर, दूसरा हम उसके सुल्तान, ये कौन सा सुल्तान, हम नहीं जा रहे। लेकिन अलाउद्दीन समझदार आदमी था, उसने कहा ठीक है अगर औलिया साहब हमारे यहाँ नहीं आना चाहते तो मैं खुद ही उनके पास जाऊंगा। तो औलिया साहब ने फिर मैसेज भिजवाया कि अगर अलाउद्दीन खिलजी मेरे दरवाजे तक आएगा तो मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, वो एक दरवाजे से अंदर आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। और ये बहुत बड़ी टेंशन रही उस आदमी के पास। ह्यूम वेटरबीन ने उनकी बायोग्राफी लिखी और बड़े सारे उल्लेख किए हैं कि सर, तो बाद में डफरिन तो खैर ह्यूम को पागल ही कह दिया, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले किया ह्यूम ने कांग्रेस के बनने में। 1885 में कांग्रेस बन गई, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब ये एक बहुत बड़ी घटना रही ऑल इंडिया कांग्रेस बनना। अब इस कांग्रेस के सामने इतनी चुनौतियां थी, इतनी चुनौतियां। पहली चुनौती तो ये कि 80% देश इलिटरेट है, 80% लोग गरीब हैं, उनको नई नई बातें समझाना, नेशनलिज्म आज लोग नहीं समझ पाते, डेमोक्रेसी। आज जिस देश में 70% लोगों को डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती, वहां वोटिंग सिस्टम कैसे सफल होगा? हमारी डेमोक्रेसी क्यों कमजोर है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इवॉल्व
तो मॉडरेटरों ने पी क्यूब का रास्ता अपनाया, पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। और सबसे बड़ा देन जो मॉडरेटरों की रही, पहला रोल तो उन्होंने यही प्ले किया जो मैंने आपको बताया कि शिक्षक और विद्यार्थी का, मेंटर एंड पीपल का, ये उनका सबसे पहला रोल रहा, बड़ा कीमती रोल रहा उनका। इतिहास इस बात के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा, बड़ा कीमती रोल रहा। मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे लगता था, मुझे बड़ी नफरत थी मॉडरेट लीडरों से कि यार ये लोग लड़ाई क्यों नहीं कर रहे, मार क्यों नहीं रहे। तो यही कहते हैं ना कि कुछ ज्ञान आपको समय के साथ, उम्र के साथ आता है, समझदारी आपको कभी कभी उम्र के साथ भी आती है। अब हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, बिल्डिंग तो बिना नींव के बेकार है। तो फ्रीडम स्ट्रगल की जो नींव है वो मॉडरेट लीडर्स है। उन्होंने पहला रोल क्या प्ले किया, स्टूडेंट और टीचर। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने दी, सबसे बड़ी, गौर करिए इस बात पर, वो है क्या, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल। मैं आपसे कहूं लड़ने चलना है, आपका पहला क्वेश्चन मुझसे यही होगा, क्यों? कोई भी लड़ाई बिना रीजन का हो नहीं सकती, हर लड़ाई की एक वजह होगी। तो उन्होंने रीजन दिया। रीजन कौन सा रीजन? ड्रेन ऑफ वेल्थ। सबसे बड़ा गिफ्ट मॉडरेट लीडरों का, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि हमें लड़ना है, प्रोटेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि साहब हमारे संपत्ति का ड्रेन हो रहा है। और फिर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, प्रेयर करना शुरू किया, और अंग्रेजों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों को सुना जाएगा। और फिर आया 1892 का एक्ट। वो भी भाई साहब बड़ा अजीब सा एक्ट था। उसने जो है इनकी मांग मानी कि ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो लेजिस्लेचर में संख्या बढ़ा देते, बढ़ा दिया उन्होंने, 12 से संख्या बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन भी कर दिया, पर इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया, पब्लिक को वोटिंग राइट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेजिस्लेचर में, बिल्कुल क्वेश्चन पूछने दिया जाएगा, पर आप पहले क्वेश्चन लिख के दोगे कौन सा पूछना चाहते हो, स्पीकर बताएगा जवाब देना है कि नहीं देना है, और बजट तो आपके हाथ में रहेगा ही नहीं। तो फिर राष्ट्रवादी बड़े निराश हुए कि यार इस सुधार से क्या फायदा था यार, इससे बढ़िया कुछ देते ही नहीं। तो एक तो 1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर पाया और राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ ली। और दूसरी बात, युवा जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट। तो एक तरफ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ी गति मिल रही थी, मोमेंटम मिल रही थी, और दूसरी तरफ औद्योगिक मुल्क ताकतवर बनकर उभर रहे थे। जर्मनी ताकतवर बनकर उभर रहा था, इटली उभर रहा था, जापान उभर रहा था। अब तो बड़ी जबरदस्त चुनौती थी ब्रिटेन के सामने। लिटन के सामने चुनौती हल्की थी। 1890s के बाद दोनों चुनौतियां बढ़ गई, राष्ट्रीय आंदोलन का मजबूत होना और औद्योगिक राष्ट्रों का ताकतवर होना। और इन दोनों पृष्ठभूमि में एक बहुत ही महान और जबरदस्त कैरेक्टर को अंग्रेजों ने भारत भेजा, लॉर्ड कर्जन। इस आदमी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और खिलाड़ी तो बहुत जबरदस्त, लॉर्ड कर्जन। मतलब एक पूरी किताब कर्जन पे कम पड़ सकती है, अगर उस पर बोला जाए तो एक पूरी किताब कम पड़ सकती है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो पूरी किताब मुझे लगा कि नहीं यार, इस आदमी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, इतना ही नहीं कहा जा सकता है। वो आदमी जब हिंदुस्तान पहुंचा तो कलकत्ता की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में कहीं बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो उसने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले साहब भालू नचा रहे हैं। बोले भालू नचा रहे हैं? भालू को कैसे पता चलता है कि उसे नाचना है? बोले साहब ये हिंदुस्तानी है साहब, ये कुछ भी नचा देते हैं साहब, ये भालू नचा देते हैं, ये साहब बंदर नचा देते हैं, बंदर को ससुराल भेज देते हैं, उसको गुस्सा करवाते हैं साहब, सांप को नचाते। बहुत दिन तक तो वेस्ट इसी चीज में परेशान था कि सांप को तो सुनने के कान होते नहीं, नचाते कैसे हैं? तो काफी दिन बाद उनके दिमाग में ये बात आई, किसी ने रिसर्च की कि साहब किसी की आंख में उंगली डालोगे बार बार तो खड़ा होता रहेगा। वो बीन जो है वो इसी का रोल प्ले करती है। तो उसने फिर स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स, मदारियों का देश है। लेकिन उसी कर्जन ने बाद में एक और स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। ये रहा सर आज का प्रोग्राम। आज हम